हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन बात करेंगे रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। हिंदी में बताऊं आपको तो पादप में श्वसन की अपन बात करेंगे और ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है। अगली 35 से 40 मिनट के अंदर लेक्चर को कर देंगे खत्म और ये चैप्टर आपके दिमाग में कर देंगे बिल्कुल सेट। मतलब इस चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो आपको बस ध्यान से सुनना है मेरे को और बस 30-40 मिनट की बात है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ने वाले हैं पादप में श्वसन की बात करेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले अपन को करना क्या है, देखो अपन ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ के अपन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस अपन पढ़ के हैं। ठीक है, तो इंसानों में क्या किया था अपन ने कि खाना है, खाने को अपन को एनर्जी में कन्वर्ट करना। ये तो क्या था ना, खाना इसीलिए तो अपन खाते हैं कि भैया एनर्जी मिल जाए अपन को, वरना खाने का खंड मतलब क्या ही है ना, स्वाद के लिए तो खाते हैं, लेकिन एनर्जी मेन मोटो क्या है, एनर्जी का है। ठीक है, एनर्जी मिल जाए अपन को। तो एनर्जी कैसे मिलती है? ठीक है, एनर्जी कैसे मिलती है? खाने से मिलती है। ठीक है, अब खाने से कैसे एनर्जी मिलेगी, बस उसी की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर और कुछ भी नहीं है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लूं ताकि आपको ढंग से दिखे। ये लो जी, बिल्कुल सही। एक मिनट 100%। चलो जी, अब ठीक है। चलो रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं, श्वसन की बात कर लेते हैं। तो श्वसन के अंदर अपन करें क्या कि जो फूड है उसको अपन को एनर्जी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहां पर फूड क्या है? फूड क्या है प्लांट्स के लिए, पादप के लिए फूड क्या है जी? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज जो है ये क्या है? फूड है। इसको अपन को कन्वर्ट किस में करना है जी? एनर्जी के अंदर। एनर्जी क्या होती है? एटीपी। एटीपी क्या? एनर्जी ही तो है। ठीक है, एटीपी क्या होती है? एनर्जी। ठीक है, फूड को अपन को एनर्जी में कन्वर्ट करना है। फूड क्या है जी? ग्लूकोज। ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है किसमें? एटीपी के अंदर, एनर्जी में कन्वर्ट करना है। अब डायरेक्ट कन्वर्ट तो होता नहीं, डायरेक्ट कन्वर्ट तो होता नहीं, तो इसको ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन लगेगा। ठीक है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। जब अपन को ग्लूकोज को जब किसमें तोड़ेंगे? एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे उसको, तो अपन को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी जी। ऑक्सीजन दे दी। अब बनेगा क्या 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 बनेगा? बनेगा एक तो CO2 निकलेगी, H2O बनेगा और अपन एटीपी मिलेगी अपन को। CO2, H2O और एटीपी, तीन चीजें अपन को मिलेंगी। एटीपी क्या है? अपनी एनर्जी। अपन को एनर्जी तो चाहिए। अब ये जो प्रोसेस मैंने आपको रिएक्शन जो बताई ना, ये जो रिएक्शन बताई मैं, इतनी आसान नहीं होती है यार, इतनी आसान नहीं होती। इसके लिए अलग अलग प्रोसेस चलती हैं। उन प्रोसेसेस की बात करेंगे, क्या क्या प्रक्रिया होगी इस चीज को बनाने के लिए। मैंने सिंपल सी भाषा में आपको बता दिया कि भैया ग्लूकोज को अपन को एनर्जी में कन्वर्ट करना, ऊर्जा में कन्वर्ट करना है। एनर्जी सब जानते हो आप, है ना। अब जो ग्लूकोज है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन लगेगी। क्या लगेगी? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और बनेगा क्या क्या? CO2 बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, H2O बनेगा। ठीक है, और साथ में क्या बनेगी? अपनी एटीपी, जो एनर्जी है, अपनी एनर्जी तो अपन को चाहिए। तो इस पूरी रिएक्शन को कंप्लीट करने में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन कौन सी प्रक्रिया लगेंगी जिससे अपन ऊर्जा बनाएंगे, उसकी चैप्टर के अंदर बात करेंगे। तो उसके अंदर क्या है, सबसे पहले बात क्या करेंगे? श्वसन के लिए कोई अंग नहीं होता। जो पादप होते हैं ना, इनके अंदर श्वसन करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, श्वसन करने के लिए कोई भी अंग नहीं है। जैसे अपन मानव की बात करें तो मानव के अंदर क्या है? लंग्स है, फेफड़े क्या है? श्वसन अंग है। ठीक है, तो इनके अंदर अपने तो फेफड़े हैं, उनके अंदर थोड़ा फेफड़े होते हैं, उनके अंदर कोई अंग नहीं है। अब अंग नहीं है तो वो श्वसन कैसे करते हैं? सांस लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं जी, बिल्कुल लेते हैं। तो कैसे लेते हैं? गैस एक्सचेंज होती है, मतलब ऑक्सीजन और जो आपकी जो CO2 है वो उसका आदान प्रदान होता है। कैसे होता है? देखो इनके अंदर स्टोमेटा होता है, एक तो स्टोमेटा होता है, एक लेंटी सेल्स होती है इनके अंदर। एक स्टोमेटा होता है, एक लेंटी सेल्स होती है। स्टोमेटा कहां मिलेगा आपको? पत्तियों के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और जो आपकी जो हरा जो तना है ना, पत्ती होगी हरी कलर की, और जो हरा तना है ना उसके अंदर आपको स्टोमेटा देखने के लिए मिलता है। स्टोमेटा ऐसे मान लो कि छिद्र है ये, इनसे क्या होगी? O2 ऑक्सीजन और CO2 का क्या हो जाएगा? आदान प्रदान होता रहेगा। और क्या? लेंटी सेल्स। लेंटी सेल्स मतलब जो हरा तना हो गया, हरा तना किसके अंदर रहेगा? जो मतलब अभी यंग स्टेम है। ठीक है, अब जो मेच्योर हो गई वो स्टेम, वो जो तना है वो मेच्योर हो गया, मेच्योर होने के बाद में कैसा हो जाता है? वो अलग अजीब सा दिखने लग जाता है ना। तो हाँ, उसके अंदर क्या है? लेंटी सेल्स होती हैं जी। ठीक है, रूट्स जो है, जो जड़ें हैं, उनके अंदर भी लेंटी सेल्स होती हैं। फ्रूट्स जो है इनके अंदर भी लेंटी सेल्स होती हैं। तो ये लेंटी सेल्स के थ्रू क्या करेंगे? इनके थ्रू क्या करेंगे? आदान प्रदान करेंगे किसका? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर है बात? तो इनके अंदर कोई श्वसन अंग नहीं है। क्यों नहीं है? अपने अंदर तो क्या है? अपन सिर्फ यहाँ नाक से हवा ले सकते हैं। ठीक है, और कोई साधन है क्या हवा लेने का? अंदर कोई साधन नहीं है, नाक से ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनके अंदर तो हर जगह आपको छेद मिलेंगे जहां से ये हवा ले सकते हैं, अंदर ले सकते हैं ऑक्सीजन। तो इनको क्या ही जरूरत है भाई? इनको क्या ही जरूरत है? किसकी? किसी अंग की?
किसी सफिशिएंट अंक की इनको क्या ही जरूरत है, हर जगह से ले सकते हैं, तो ठीक बात है। अब एक चीज और मैं बता दूं, कंफ्यूजन रहता है ना, सबसे बड़ा ये जो कंफ्यूजन रहता है अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं, जो पादप हैं, वो जब श्वसन क्रिया करते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऐसा अपने सबने सुन रखा है, ठीक है। तो ये देखो, ये मैं क्या बोल रहा हूं कि जब श्वसन करेंगे तो इनको ऑक्सीजन की तो भैया जरूरत पड़ेगी, तो ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, मतलब अपने जैसा ही काम है, अपने जैसा ही काम है। तो भैया ये थ्योरी कहां से आई जो अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन देते हैं, ये थ्योरी आई कहां से? ये थ्योरी आई फोटोसिंथेसिस से। जब मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था कि जब ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना, उस टाइम पर ये ऑक्सीजन बनाते हैं, वो ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, ना कि श्वसन के टाइम ऑक्सीजन बनाते हैं। बात क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब मैंने कहा कि ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया जो है ग्लूकोज को ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है, इसके अंदर कुछ स्टेप्स लगेंगी, तो उन स्टेप्स की बात करेंगे। पहली स्टेप कौन सी है? ग्लाइकोलाइसिस। पहली क्रिया कौन सी है जी? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। कुछ ये जो ग्लूकोज है, कुछ को इसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे? ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो पहले क्या है? ग्लाइकोलाइसिस करानी पड़ेगी। तो कुछ परसेंट जो अपना ग्लूकोज होगा वो ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से इस प्रक्रिया से हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा। अब कुछ जो आगे बचेगा उसको अपन आगे और प्रक्रिया करेंगे, उससे आगे भी बच गया तो उसको और आगे लेके जाएंगे, ठीक है। चलो अब करते हैं स्टार्ट। ग्लाइकोलाइसिस को और क्या बोलते हैं? ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। डरो मत, ईएमपी पाथवे क्या होता है? ईएमपी पाथवे कुछ नहीं है जी, जो ग्लाइकोलाइसिस जिस साइंटिस्ट ने बताया था इसके बारे में, तो उसका नाम क्या है? गस्टो एम्बेडेन, ओटो मेयरहोफ और जे परनास, ये 3 साइंटिस्ट थे। इन्हीं के नाम से क्या रख दिया? ईएमपी पाथवे, ठीक है। ई एम्बेडेन का ले लिया, एम ले लिया मेयरहोफ का, और पी ले लिया किसका? परनास का। तो इससे क्या बना दिया इन्होंने? ईएमपी पाथवे बना दिया। ग्लाइकोलाइसिस को कहा जाता है। अब ग्लाइकोलाइसिस के बारे में खास बात कर लें कि इसकी लोकेशन कहां होगी। ये ग्लाइकोलाइसिस जो है, ये जो प्रक्रिया है, चलती कहां पर है? चलती कहां पर है? ये कोशिका है जी, बिल्कुल कोशिका है। कोशिका के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, और इसकी लोकेशन क्या है? साइटोप्लाज्म। जो आपकी जो ग्लाइकोलाइसिस है वो आपको कहां देखने के लिए मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर होती है और कहीं नहीं होती। इसकी लोकेशन ही साइटोप्लाज्म है, ठीक है। आपको पूछ रहे कि भैया ये ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है ये होती कहां पर है? तो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। इतना बात दिमाग में बैठा लो, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। प्रोकारियोट, यूकारियोट सब में होती है ये, चाहे वो प्रोकारियोट है चाहे वो यूकारियोट है, जो भी जीवित है ना, जो भी जीवित है उसके अंदर क्या होगी? ग्लाइकोलाइसिस तो होगी ही होगी, ठीक है। तो ये सब में होता है, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो सब में होता है, प्रोकारियोट होगा चाहे आपका यूकारियोट होगा। अब ग्लाइकोलाइसिस बवाल क्या है उसकी बात कर लेते हैं ना। तो कुछ रिएक्शन है, ये देखो आपकी ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, इसको अपन तोड़ेंगे, ठीक है। ग्लूकोज को अपन को ऊर्जा में कन्वर्ट करना, अपना देखो मोटिव है ना वो क्लियर रखो, अपना जो उद्देश्य है ना वो बिल्कुल क्लियर रखो। अपना उद्देश्य क्या है कि भैया ग्लूकोज है उसको अपन को ऊर्जा में बदलना है, बस इतना अपना क्या है मोटिव, अपना उद्देश्य बस यही है। तो इसके लिए अपन कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना अपन को? ग्लूकोज लिया जी, ग्लूकोज लिया। अब ग्लूकोज को ऊर्जा में कन्वर्ट करने का क्या साधन है? ठीक है, क्या साधन है? तो उसको क्या करना पड़ेगा? ग्लूकोज को पहले तोड़ना पड़ेगा अपन को, किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब ये है कि भैया कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अपन को ऊर्जा चाहिए, अपन को ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा जो बनाने के लिए भी ऊर्जा लगेगी, ऊर्जा बनानी है अपन को, लेकिन उसके लिए भी ऊर्जा लगेगी। मतलब सीधी सी बात है, आप डॉक्टर की अभी नीट की तैयारी क्यों कर रहे हो? डॉक्टर बनना है, पैसा कमाना है, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हो? नीट में मतलब 1 साल 2 साल तैयारी करेंगे तो क्या होगी? उसमें पैसे लगेंगे, ठीक है। तैयारी करेंगे तो पैसे लगते हैं, पैसे इसमें लगेंगे। उसके बाद मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, वहां भी फीस लगेगी, वहां भी पैसे लगेंगे। उसके बाद में आप डॉक्टर बनोगे 5 साल बाद में, उसके बाद में आपके पास पैसा आने लगेगा, ठीक है। तो पहले तो खर्चा कर रहे हैं ना, पहले तो खर्चा कर रहे हैं। वैसे ही यहां पर भी पहले खर्चा होगा, पहले यहां पर क्या करेंगे? थोड़ा खर्चा करेंगे, उसके बाद में अपन को ऊर्जा मिलेगी। चलो जी समझो, देखो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, इसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चीजें लगेंगी? ऐसे सीधा सीधा कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ चीजें लगेंगी। वो चीजें क्या होगी? एक तो हेक्सोकाइनेज, ठीक है। हेक्सोकाइनेज जो है इसकी मदद से अपन क्या करेंगे? ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब सिर्फ अकेले के हेक्सोकाइनेज जो है इसके अकेले की बस की बात नहीं है। ये बोलेगा कि भैया मैं अकेला नहीं, मेरे को कुछ पैसे दोगे तब काम होगा, ठीक है। ऐसे में कुछ नहीं करने वाला। तो पैसे यहां पर क्या है? पैसे यहां पर होते हैं भैया एटीपी। क्या होता है? एटीपी। थोड़ी सी इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। एक एटीपी खर्च करी अपन ने, तो हेक्सोकाइनेज बोला ठीक है भाई मैं ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर दूंगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। हो गया जी, बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब क्या है? इससे ऊर्जा बन जाएगी,
नहीं जी नहीं बनेगी। तो क्या करना पड़ेगा अपन को, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कैसे करें, एक एंजाइम है जिसका नाम है आइसोमरेज। क्या नाम है जी, आइसोमरेज। आइसोमरेज आया, इसने बोला कि ठीक है मैं कर दूंगा, मेरे बस की बात है, मैं कर दूंगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को मैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक बात है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपन को किसमें, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी एक एंजाइम चाहिए। वो एंजाइम कौन आया, फ्रक्टोकाइनेज। कौन सा एंजाइम आया, फ्रक्टोकाइनेज। अब ये एंजाइम ले तो आए अपन, लेकिन इसका भाव थोड़े ज्यादा। इसने कहा कि भैया मेरे को तो पैसे मिलेंगे तब मैं काम करूंगा, फ्री फोकट में मैं काम नहीं करता। तो फ्रक्टोकाइनेज ऊपर क्या करना पड़ेगा, एटीपी देनी पड़ेगी। तो भैया दे दी एटीपी, एक एटीपी यहां दे दी। तो इसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको फ्रक्टो 1,6 बिसफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अपन को तो क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, इससे थोड़ा मतलब है। तो अभी भी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। अब इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अपन को, इसमें ये कन्वर्ट हुआ किसमें, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर, और एक बनेगा इससे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये अपन को दो चीजें इससे मिलेंगी अपन को, ठीक है। एक चीज यहां से समझो कि यहां पर कितने कार्बन थे जी, यहां पर ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन थे, 6 और यहां पर क्या हो गए, ये 6 कार्बन का था, ये 6 कार्बन का था, ठीक है। तो ये 2 के अंदर स्प्लिट हुआ, किसके अंदर, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर, और किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ। दोनों के किसके से, ये भी 3 कार्बन का, ये भी 3 कार्बन का, ये 6 कार्बन का था, तो 3 में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, टूट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो है ना, ये ग्लिसरल्डिहाइड है, ये इसमें डाइहाइड्रोक्सी वाले में कन्वर्ट हो सकता है, और डाइहाइड्रोक्सी वाला जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है। दोनों एक दूसरे क्या है, आइसोमर है, क्या है, आइसोमर है जी। चलो अब ये अपन को क्या मिला, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अपन को मिल गया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, एक NADPH2 बनेगा। क्या बनेगा जी, एक NADPH2। ये ध्यान में रखो, आगे पता चलेगा आपको NADPH2 क्या होता है ना। एक NADPH2 बनेगा, बन गया जी एक NADPH2, ठीक है। और क्या हुआ यहां पर, ट्रायोज, फिर क्या बना, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ट्रायोज बिसफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ। क्या, जो ग्लिसरल जो डिहाइड आपका फॉस्फेट था, ये किसमें, जैसे NADPH2 निकला यहां से, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ट्रायोज बिसफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गया, जो कितने कार्बन का, 3 कार्बन का है जी। और ये कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, ठीक है। अब ये ट्रायोज बिसफॉस्फेट है ना, यहां से क्या निकलेगी, 1-2 ATP निकलेंगी, क्योंकि ये 2 है, 1 से 1 ATP निकलेगी, और 2 से कितनी निकल जाएंगी, 2 ATP निकल जाएंगी। यहां पर क्या था, बाइफॉस्फेट था। क्या था, बाइफॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट थे, ठीक है, 2 फॉस्फेट थे। 1 ATP यहां से निकली तो कितना रह गया, सिर्फ 1 फॉस्फेट रह गया। 1 फॉस्फेट, ATP के अंदर क्या होता है, फॉस्फेट ही तो होता है ना। तो एक फॉस्फेट निकल गया, तो 1 फॉस्फेट ही तो बचा। यहां पर क्या था, बिसफॉस्फेट था, तो यहां पर क्या बचा, सिर्फ फॉस्फेट बचा था। अब आप बोल रहे भैया यहां पर 2 ATP बता रहे हो, 1 ATP कैसे हुए, देखो एक ट्रायोज बिसफॉस्फेट से कितनी बनेगी, 1 ATP बनेगी। आगे देखो क्या है, 2 into में लगा रखा है, मतलब क्या है, 2 ट्रायोज बिसफॉस्फेट है, मतलब कितनी ATP, 2 ATP बनेगी। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। इससे क्या बना, ट्रायोज फॉस्फेट, ट्रायोज फॉस्फेट से भी क्या बना अपने पास, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बना, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना, ठीक है। ये कितने हैं जी, 2 हैं। 2 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बना, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना, ये भी कितने हैं, 2 हैं। अब जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है ना, उसको अपन कन्वर्ट करेंगे किसमें, पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो अपन को क्या मिलेंगी, 2 ATP मिलेंगी। क्या मिलेंगी, 2 ATP मिलेंगी, ठीक है। ये कितने कार्बन का है, पायरुविक एसिड जो है वो कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। वापस समझ लो, जल्दी से वापस समझो। ये ग्लाइकोलाइसिस है भैया, ग्लाइकोलाइसिस है। इसके अंदर क्या करेंगे अपन, ग्लूकोज को तोड़ेंगे। क्या करेंगे, ग्लूकोज को तोड़ेंगे। नाम से पता लग रहा है, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, ठीक है, लाइसिस मतलब इसको तोड़ेंगे, ठीक है। अब ग्लूकोज क्या है अपने पास, 6 कार्बन का है, ठीक है। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। अब कन्वर्ट करने के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी जी, हेक्सोकाइनेज की जरूरत पड़ेगी। हेक्सोकाइनेज के बोल रहा है कि मैं अकेला ऐसे काम नहीं करूंगा, मेरे को पैसे चाहिए। पैसे यहां पर क्या होगा, ATP, तो इसको 1 ATP दे दी, ले भाई ले तू भी, ठीक है। अब एक्सोकाइनेज अपने पास क्या बना है, ग्लूकोज फॉस्फेट बना, 6 फॉस्फेट। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपन को किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए अपन को एक एंजाइम चाहिएगा, जिसका नाम क्या है, आइसोमरेज, ठीक है। इसने बेचारा ने कन्वर्ट कर दिया फ्री फोकट में। चलो फिर क्या अपने पास, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए अपन को किसका चाहिएगी, अपन को क्या चाहिएगा,
अपन को एक एंजाइम चाहिए, इसका नाम है फ्रक्टोकाइनेज, और ये भी बोल रहा है कि मेरे को तो पैसे चाहिए, तो एक एटीपी अपन को यहां पर देनी पड़ेगी, दे दीजिए अपन ने एटीपी। फिर यहां पर क्या मिला अपन को, दो चीजें मिली, ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट और क्या मिला अपन को, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर हैं, ठीक है। यहां से क्या निकला अपने पास, एक NADH2 निकला, ठीक है, और फिर क्या है, ट्रायोज फॉस्फेट, बाइबिस फॉस्फेट, ट्रायोज बिस फॉस्फेट जो वो ट्रायोज फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो यहां पर अपन को 2 एटीपी मिली, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल हैं। चलो फिर क्या है, ट्रायोज जो फॉस्फेट है वो किस में कन्वर्ट हुआ, 2-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हुआ फोस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर, और जो फोस्फोइनोल पायरुवेट जो पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, और 2 एटीपी दोस्त मिलती हैं। अब जो है ये बात होगी। अब अपनी काम की बात है वो कर लेते हैं, ठीक है। काम की बात क्या है, जो अपन को आपको भूलनी नहीं है बिल्कुल भी, वो क्या है, अपन को क्या क्या मिला है, अपन को क्या क्या मिला है, मैं बोल रहा हूं अपन को 4 एटीपी मिली है, 4 एटीपी मिली है। अब आप बोलोगे भैया कहां मिली 4 एटीपी, दिखाते हैं अभी आपको, दिखाते हैं अभी, ठीक है। ये जो ट्रायोज बिस फॉस्फेट के अंदर, ट्रायोज बिस फॉस्फेट जो है वो ट्रायोज फॉस्फेट के अंदर जब कन्वर्ट हुआ था ना, तब क्या हुई थी, एक एटीपी एक से निकलेगी तो 2 है, तो 2 एटीपी ये निकल गई, मतलब 2 एटीपी अपन को मिली है, ठीक है। और क्या मिला अपन को, 2 एटीपी यहां पर मिल गई, ठीक है। तो टोटल कितनी मिली, 4 एटीपी अपन को मिल गई, कितनी मिलेगी, 4 एटीपी अपन को मिली है। यहां से खर्चा कितना कर दिया, 2 एटीपी का, 1 एटीपी यहां शुरू में दे दी, 1 एटीपी अपन ने यहां दी, तो कितना खर्चा कर दिया, 4 एटीपी अपन को मिली, 2 एटीपी का खर्चा कर दिया, तो टोटल बची अपने पास कितनी, 2 एटीपी बची, ठीक है। 4 - 2 सिंपल सी मैथ्स है यार, 4 एटीपी अपन को मिली, 4 एटीपी अपन को मिली, 2 एटीपी अपन ने पहले खर्च कर दी, तो टोटल अपने पास आई कितनी, 2 ही तो आई, तो 2 एटीपी अपन को मिली, ठीक है। और क्या मिला अपन को, 2 NADH2 मिलते हैं, कितने मिलते हैं जी, 2 NADH2 मिलते हैं। और क्या मिला अपन को, 2 पायरुविक एसिड मिला, ठीक है। इस ग्लाइकोलाइसिस से अपन को मिला क्या क्या वो देख लो आप, मिला क्या क्या, 4 एटीपी, जिनमें से 2 अपन ने खर्चा कर दिया, तो 2 एटीपी अपन को मिली, ठीक है। 2 NADH2 मिले अपन को, और क्या मिला, 2 पायरुविक एसिड मिला, ठीक है। अब एटीपी का समझ में आता है कि भैया एटीपी तो एनर्जी होती है, ये NADH2 क्या बवाल है, ये NADH2 क्या है, और ये पायरुविक एसिड क्या है, तो इनको भैया एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए अपन को आगे चलना पड़ेगा। पहली स्टेप से काम नहीं चलेगा, पहली प्रक्रिया जो अपन ने देखी ग्लाइकोलाइसिस, इसके अंदर तो अपन को 2 एटीपी मिली, बाकी तो ये NADH2 और ये मिल गए, ठीक है। अब ये NADH2 और पायरुविक एसिड जो मिला है ना, इनको अपन को एटीपी में कन्वर्ट करना है, इनको एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए अपन को थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। तो आगे जाएंगे अपन, क्या करेंगे, ये पायरुविक एसिड जो है ना, पायरुविक एसिड जो कितना कार्बन का है, 3 कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। अब ये जो है ना, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट, इसको ऑक्सीजन मिल गई, तो ये क्या करेगा, एरोबिक जाएगा, क्या करेगा, एरोबिक, ऑक्सीजन मतलब एरोबिक, ठीक है। तो एरोबिक करेगा तो ये कहां जाएगा, इसको आगे माइटोकॉन्ड्रिया में भेजेंगे, किसका भेजेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर अपने पास ऑक्सीजन है, पायरुविक एसिड बन गया ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर अपने पास पायरुविक एसिड बना, ठीक है। अब जो पायरुविक एसिड है ना, इसको क्या करेंगे अपन, इसको क्या करेंगे, अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज देंगे, ऑक्सीजन मिली तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजेंगे। अब एक कंडीशन हो सकती है भैया ऑक्सीजन नहीं मिली, दो चीजें पॉसिबल है ना, 2 संभावना हो सकती है, या तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी या ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन मिल गई तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसकी टिकट लग जाएगी, अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या होगा, तो भैया क्या होगा, तो ये करेगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा। फर्मेंटेशन किण्वन बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और क्या करेगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा। अब ये क्या होते हैं, इनको ही देख लेते हैं जी, किण्वन देख लो, फर्मेंटेशन क्या होता है, ठीक है, ये देख लो भैया। पायरुविक एसिड अपने पास कितने कार्बन का है जी, 3 कार्बन का है, ठीक है। एक होती है मसल्स, अपनी मसल्स, आपकी मेरी जो मसल्स हैं, ठीक है। एक क्या ईस्ट होता है, पढ़ के हैं अपन, कवक होता है ईस्ट, ठीक है, फेंजाई एक। तो देखो अब अगर मसल्स हैं, आप मतलब जिम कर लोगे बढ़िया, मतलब एक्सरसाइज कर लोगे, एक ही दिन ज्यादा रेस्ट लगा दो, क्या होगा, अगले दिन क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी पूरी सुन, बिल्कुल थक जाएगी बॉडी, ठीक है, और मतलब ऐसे थकान और दर्द भी होने लग जाएगा ना। तो एक बार करके देखो ना, उठक बैठक लगा के देखो, कि फिर ना आपकी जो थाईज है ना, उनमें मजा आ जाएगा आपको ना। तो वैसा सीन बनेगा। तो वो किसकी वजह से, जो मसल्स हैं उनको क्या, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। अब बार बार काम जल्दी आप करोगे एक्सरसाइज, तो बॉडी है वो प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएगी वहां तक, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज आएगा और इस पायरुविक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का जमा हो जाएगा, लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा। इस वजह से क्या होता है, दर्द होता है अगले दिन जब आप ज्यादा वर्कआउट कर लेते हो। चलो अब बात कर ले यीस्ट की बात कर लें, तो यीस्ट सब जानते हो फंजाई है,
ठीक है। अब जो यीस्ट है वो क्या करेगा, यीस्ट में जैसे ही अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज आया, पायरुविक एसिड था, ठीक है, यीस्ट के अंदर पायरुविक एसिड बना और अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज आया, ठीक है, और इसमें क्या बना, इथेनॉल बना दिया इसने और CO2 बना दी, ठीक है। यीस्ट जो है इसके पास बेचारे के पास क्या बना, पायरुविक एसिड बना। अब इसके पास बेचारे के पास ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज जो है वो आया और उसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जी इथेनॉल और CO2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इथेनॉल क्या होती है, दारू, क्या होती है, दारू, शराब, ठीक है। अब इस इथेनॉल के अंदर क्या है, 13% अल्कोहल कंसंट्रेशन है। अल्कोहल की सांद्रता कितनी है, 13%, ठीक है। अगर 13% से ज्यादा हो गई, 13% से ज्यादा हो गई तो क्या होगा, ये आपका जो यीस्ट है ना, ये टैब हो जाएगा, बाय बाय, खत्म हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके बाद में 13% से ज्यादा अगर सांद्रता हो गई अल्कोहल की तो उसके बाद में इसके लिए वो जहर का काम करेगी यीस्ट के लिए, तो यीस्ट भाई साहब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। तो कि ये जो 13% जो अल्कोहल कंसंट्रेशन है, मतलब जो वो ऐसी दारू, ऐसी शराब जिसके अंदर 13% अल्कोहल कंसंट्रेशन हो, मतलब वो क्या है, नेचुरली बनी हुई है, क्या है, नेचुरली बनी हुई है, ठीक है। जैसे आपकी क्या होगी, बियर होगी, ठीक है, बियर के अंदर तो बहुत कम कंसंट्रेशन आती है, बहुत कम सांद्रता आती है अल्कोहल की। फिर बात करें वाइन की, तो वाइन के अंदर भी 13% तक की आती है, ठीक है। अब अगर कोई 13% से ज्यादा किसी को अल्कोहल चाहिए, ठीक है, 13% से ज्यादा अल्कोहल चाहिए, तो भैया यीस्ट की तो बस की बात है नहीं, क्योंकि 13% से ज्यादा होते ही तो वो मर जाएगा यीस्ट। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, डिस्टिलेशन करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है, डिस्टिलेशन करवाना पड़ता है। तो अगर किसी ऐसी ब्रांड है, किसी कोई ऐसी शराब है जिसके अंदर 13% ज्यादा अल्कोहल उसके अंदर चाहिए, किसी को ज्यादा मात्रा के अंदर चाहिए, तो क्या होगा, उसके लिए डिस्टिलेशन कराना पड़ता है। अब ऐसी कौन सी चीज कौन सी आती है जिसके अंदर डिस्टिलेशन वाली आती है, जिसके अंदर 13% ज्यादा अल्कोहल कंसंट्रेशन आती है, तो वो आ गई आपकी विस्की, ठीक है, रम हो गई, आपकी ब्रांडी हो गई। इनके अंदर क्या आते हैं, इनके अंदर क्या आते हैं, 13% से ज्यादा अल्कोहल की सांद्रता होती है। ये बात होगी। अब बात करते हैं आगे, ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ये अपन किसकी की बात कर ली, मैंने आपको दो कंडीशन बताई कि जो पायरुविक एसिड अपने पास बना है, पायरुविक अम्ल जो बनी है अपने पास, दो कंडीशन हो सकती है कि ऑक्सीजन ना मिले और ऑक्सीजन मिल जाए। अब ऑक्सीजन ना मिलेगी तब क्या होगा, मैंने आपको बता दिया। अब ऑक्सीजन मिल जाएगी तब क्या होगा, कहां भेजेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजेंगे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इमेजिन करवा दूं कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। ये कोशिका है, ये क्या है, एक कोशिका है, ठीक है जी। इसके अंदर क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हुई, ग्लाइकोलाइसिस हुई। यहां पर ये क्या है, ये जो मैंने अभी बनाया ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ग्लाइकोलाइसिस से क्या जाएगा, यहां ग्लाइकोलाइसिस होगी, ठीक है। अब जो माल मसाला बना है ना, अब जो माल मसाला बना है, आगे की रिएक्शन है वो कहां जाएगी, इसके अंदर जाएगी, किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगी, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर होगी ग्लाइकोलाइसिस, अब आगे की रिएक्शन कहां होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगी, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं लिंक रिएक्शन की, किसकी, लिंक रिएक्शन की, जिसको ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन भी कहा जाता है, और हिंदी में बात करूं तो ऑक्सीसब्स्टिट्यूशन भी किसको कहा जाता है। अब ये लिंक रिएक्शन क्या बवाल है, मैंने क्या कहा कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हुई है, ग्लाइकोलाइसिस हुई है। अब पायरुविक एसिड बना अपने पास, पायरुविक एसिड को कहां भेजेंगे अपन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसे डायरेक्ट भेज नहीं सकते, तो क्या होगा अपने पास, पायरुविक एसिड कहां बना है जी, पायरुविक एसिड कहां बना है, इसको मैं लिख के दिखाता हूं आपको। ये पायरुविक एसिड कहां बना है, क्या बना है, साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। और ये एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, इसको कहां भेजेंगे अपन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के अंदर बीच में जो लिंक बना रहा है ना, ये क्या है, ये जो रिएक्शन है ये क्या लिंक बना रही है, किस के बीच में, किसके बीच में लिंक बना रही है, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के अंदर। इसलिए इसको क्या बोल दिया, लिंक रिएक्शन बोल दिया। माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के बीच में ये लिंक बना रही है, इसलिए इसको लिंक रिएक्शन बोल दिया। बात खत्म। अब बात कर लेते हैं वापस। चलो, अपने पास क्या था, ग्लाइकोलाइसिस से अपन को क्या मिला, पायरुविक एसिड मिल गया था। अब पायरुविक एसिड को अपन को एनर्जी चाहिए, सीधी सी बात है। तो पायरुविक एसिड क्या करेंगे अपन, इसके अंदर दो पायरुविक एसिड अपन को मिले थे, ठीक है। तो उसके साथ में अपन लिया कोएंजाइम A, ठीक है। साथ में इसको दिया क्या, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज दिया और Mg+2 दिया। तो अपन को इसने क्या दिया बनाकर, इसने अपन को दिया बनाकर क्या, एसिटाइल को एंजाइम ए दिया। क्या दिया जी, एसिटाइल को एंजाइम ए दिया। कितने दिए, दो दिए। कितने, दो दिए। एक पायरुविक एसिड से एक एसिटाइल को एंजाइम ए बनेगा। अपने पास पायरुविक एसिड कितने हैं, दो हैं, तो अपने पास दो क्या बने, अपने पास दो एसिटाइल कोएंजाइम ए बने, ठीक है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कितने कार्बन का होता है जी, 2 कार्बन का होता है, ठीक है। लेकिन पायरुविक एसिड तो 3 कार्बन का होता है। पायरुविक एसिड जब 3 कार्बन का है तो 3 कार्बन का ही एसिटाइल कोएंजाइम ए होना चाहिए ना। कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का ही है। एक कार्बन कहां गया, एक कार्बन ये CO2 निकल गई जी, एक कार्बन की ये CO2 निकल गई, ठीक है।
तो अब हिसाब समझ में आ गया, 3 कार्बन का था पायरुविक एसिड, 2 कार्बन का अपने पास क्या मिल गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए मिला, और एक क्या निकल गया, CO2 निकल गया, तो अपने पास 2 कार्बन का हो गया। ठीक है, और क्या मिलता है इसके, और मिलते हैं 2 NADH2। क्या मिलते हैं, 2 NADH2। अब ये NADH2 यहां पर मिल गए, क्या करना क्या है इनका, करना क्या है आगे बताएंगे, इनका भी रोल आएगा, इनसे भी अपन ATP बनवाएंगे। पहले पायरुविक एसिड को समझ लें, उसके बाद में NADH2 का भी काम करेंगे। अब अपन को यहां से मिला क्या है वो देखो, अपने को यहां मिला है जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये मिला है अपन को, एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल गया अपन को। ठीक है जी, चलो अब एसिटाइल जो कोएंजाइम ए है ना, इसको लेकर कहां जाएंगे अपन, इसको लेके जाएंगे अपन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां लेके जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चलाएंगे अपन, क्रैब साइकिल चलाएंगे। क्या चलाएंगे, क्रैब साइकिल चलाएंगे जी। आ जाओ जी, चलाते हैं, साइकिल चलाएंगे। ठीक है, क्रैब साइकिल इसको क्या बोलते हैं, और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसको कहा जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसको कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में TCA साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, TCA साइकिल। क्रैब साइकिल क्यों, क्योंकि क्रैब भाई साहब ने इसको बताया था, इसलिए क्रैब साइकिल बोलती है इसको। ठीक है, अब इसकी लोकेशन बता दी मैंने आपको, लोकेशन क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है ना, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अधात्री, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है आपकी ये साइकिल चलती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर, क्रेब साइकिल कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है उसके अंदर, दोनों को बीच में साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर लाना पड़ेगा, तो बीच में किसकी जरूरत पड़ेगी, लिंक रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी, नाम ही लगेगा, दोनों के बीच में लिंक बना दी, इसलिए लिंक रिएक्शन बोल दिया। ठीक है, चलो अब इस क्रेब साइकिल के अंदर है क्या वो देख लो, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अपने पास क्या बना थे जी, लिंक रिएक्शन के अंदर क्या बना अपने पास, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था अपने पास, बन गया जी, अभी तो बनाया ना यार, ये बना अपने पास, ये बना, इसको अपन क्रेब साइकिल के अंदर ले आए। ठीक है, ये अपने पास क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए है, कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का होता है, 2 कार्बन लिख दिए। ठीक है, यहां पर अपने पास क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का होता है, 4 कार्बन का होता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। एसिटाइल कोएंजाइम ए कितने कार्बन का, 2 कार्बन का। मैं दोनों को साथ में कर दूं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए दोनों को साथ में अगर मैं कर दूं तो कितने कार्बन हो जाएंगे, 4 कार्बन ये, 2 कार्बन ये, तो कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। कितने, 6 कार्बन। दोनों को मैंने साथ में मिलाया तो क्या बना अपने पास, सिट्रिक एसिड बन गई। क्या बन गई, सिट्रिक एसिड बन गई। और ये कितने कार्बन की होती है, 6 कार्बन की। कोई मोटी गणित नहीं है। ठीक है, 4 कार्बन यहां से लिए, 2 कार्बन यहां से लिए, 6 कार्बन बन गए, सिट्रिक एसिड बना दी। ठीक है, अब ये सिट्रिक एसिड जो है वो किसमें कन्वर्ट होगी, आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर। किसमें, आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगी। आइसो क्यों, एक दूसरे का आइसोमर है तो कन्वर्ट हो सकते हैं, इतनी समझ लो। ठीक है, किसमें कन्वर्ट होगी, आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर। ठीक है, कोई बाहर कोई CO2 वीटो निकली, कुछ नहीं निकला, तो कितने कार्बन का, यहां कितने कार्बन थे, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन। ठीक है, अब आइसोसिट्रिक एसिड है वो जैसे आगे चला तो यहां से एक CO2 निकल गई, यहां से एक CO2 निकल गई। CO2 निकलने का मतलब क्या हुआ, एक कार्बन की कमी हो गई, एक कार्बन की कमी होगी। यहां कितने कार्बन थे, 6 कार्बन, तो आगे वाले में कितने कार्बन होंगे, 5 ही कार्बन होंगे, क्योंकि एक CO2 निकल चुकी है। CO2 तो निकलेगी ही, साथ में क्या बनेगा, यहां पर NADH2 बनेगा। क्या बनेगा जी, NADH2 बनेगा। ठीक है, बन गया। तो यहां पर क्या बना फिर, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बना। क्या बना, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बना। और ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड कितने कार्बन का होगा, 5 कार्बन का होगा। क्यों, क्योंकि एक CO2 निकल चुकी है दोस्त, इसलिए 5 कार्बन का। ठीक, अब जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है वो बेचारा आगे चला, आगे जैसे ही चला तो इससे भी एक CO2 निकल गई। एक CO2 बोली टाटा बाय बाय, मैं नहीं रहूंगी तेरे साथ में, मैं तो जाऊंगी। तो बोली जा, ये निकल गई। जैसे ही निकली तो यहां पर क्या है, 5 कार्बन थे, अब आगे कितने बचेंगे जी, 4 ही बचेंगे, क्योंकि एक CO2 तो निकल चुकी है, एक CO2 तो निकल चुकी है, तो कितने बचेंगे, 4 कार्बन। ठीक है, अब CO2 निकली है तो अकेली नहीं गई है, ये भी क्या निकाल गई है, साथ में NADH2 भी निकाल कर गई है। ठीक है, तो क्या निकल गया, एक NADH2 निकल गया। अब आगे क्या बना अपने पास में, सक्सीनाइल कोएंजाइम ए बना। क्या बना, सक्सीनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, ये कितने कार्बन का होगा, 4 कार्बन का ही होगा ना, क्योंकि 5 कार्बन यहां पर थे। ठीक है, एक CO2 निकली तो 4 कार्बन का हो गया। ठीक है, अब सक्सीनाइल कोएंजाइम ए है, ये किसमें कन्वर्ट होगा, सक्सीनिक एसिड के अंदर। किसमें जी, सक्सीनिक एसिड के अंदर। और जब ये सक्सीनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है तब क्या मिलता है अपन को, एक GTP मिलती है। क्या मिलती है, एक GTP समझो ATP है। अब ये समझो GTP क्या है, ATP ही है। ठीक है, तो एक अपन को क्या मिलती है, GTP मिलती है। ठीक है, कोई CO2 निकली, कुछ नहीं निकला, तो 4 कार्बन का ये था, 4 कार्बन की सक्सीनिक एसिड होगी। अब सक्सीनिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होगी किसमें, फ्यूमेरिक एसिड के अंदर। किसमें, फ्यूमेरिक एसिड के अंदर। अब फ्यूमेरिक एसिड से पहले क्या निकलेगा बनने से,
FADH2 निकलेगा जी। ठीक है, ठीक है, F से फ्यूमेरिक, F से क्या हो जाएगा FADH2, मतलब जब फ्यूमेरिक बनता है तब FADH2 निकलता है, निकल गया जी FADH2। ठीक है, कोई CO2 निकला, कोई नहीं निकला, तो 4 कार्बन यहां पर थे, 4 कार्बन यहां पर है। अब फ्यूमेरिक एसिड जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा जी, मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, किसमें, मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो क्या है, 4 कार्बन फ्यूमेरिक के अंदर थे, 4 कार्बन यहां पर है, क्योंकि कोई CO2 निकला ही नहीं। मैलिक एसिड जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर, किसमें, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर। और ऑक्सैलो एसिटिक जो एसिड है वो कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का होता है। 4 कार्बन यहां पर थे, 4 कार्बन यहां पर है, कोई CO2 निकला ही नहीं। ठीक है, और यहां पर जब ये बनता है ना मैलिक एसिड, जब ऑक्सैलो एसिड में कन्वर्ट होता है तो क्या निकलता है जी, एक NADH2 निकलता है। ये मोटी मोटी कहानी है इसकी क्रेब्स साइकिल की। अब देखो, अब अपन को मिला क्या, ठीक है, मिला क्या, ये तो साइकिल पूरी चल गई, अपन को मिला क्या इस साइकिल से, अपन को मिला क्या है वो देख ले। अपन को तो एनर्जी चाहिए ना, अपन को तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी में अपन को क्या क्या मिला भैया, 3 तो अपन को NADH2 मिले, गिनवा दूं, गिनवा देता हूं, चलो जी। एक NADH2 यहां निकला, एक NADH2 यहां निकला और एक NADH2 यहां निकला, कितने हो गए, 1 2 3, 3 NADH2 मिल गए भैया। ठीक है, FADH2 कितना मिला, एक ही मिला, एक FADH2 मिला। ठीक है, एक GTP मिल गया जी, एक GTP क्या, ATP। ठीक है, अब ये 3 क्या मिला अपन को, NADH2, एक मिला अपन को FADH2, एक मिला अपन को GTP। ठीक है, ये कब मिला, जब अपने पास क्या था, एक एसिटाइल कोएंजाइम A। ठीक है, जब अपने पास एक एसिटाइल कोएंजाइम A होगा तब अपने पास क्या मिलता है, 3 NADH2, एक FADH2, एक GTP। लेकिन अपने पास एसिटाइल कोएंजाइम A थे कितने, 2 थे जी। कितने बने थे यहां पर, ये भैया 2 बने थे। अपने साइकिल कितने की चलाई, 1 की चलाई, तो दूसरे के अंदर भी इतने बनेंगे, दूसरे के अंदर भी इतने बनेंगे, तो अपने पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, तो भैया इनका डबल कर दो, सबका डबल कर दो। सबका डबल करेंगे तो क्या आएगा, NADH2 कितने बनेंगे, NADH2 3 दूनी 6, तो 6 NADH2 बनेंगे। ठीक है, FADH2 कितने बनेंगे, 2 FADH2 बनेंगे, और GTP कितने बनेंगे, 2 GTP बनेंगे। क्लियर है बात, ये अपन को मोटा मोटा किससे मिलता है, क्रेब्स साइकिल से मिलता है। अब अपने पास क्या हो गया यार, ये NADH2, FADH2, ये क्या है NADH2, बहुत सारे हो गए। अपने पास ATP तो है ही नहीं, अपन को तो ATP में कन्वर्ट करना है। अब जो NADH2, FADH2 बने हैं ना, अब इनको करेंगे अपन ATP में कन्वर्ट। वो कहां होंगे, वो होंगे कहां पर कन्वर्ट, वो होंगे ETS के अंदर। ठीक है, कहां पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इसको कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इसके अंदर अपन किसमें कन्वर्ट करेंगे, FADH2 मिला अपन को, NADH2 जो मिला था, इनको अब अपन ATP में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखो मोटी मोटी जब बातें हैं वो मैं आपको वापस थोड़ी सी समअप कर देता हूं। अपने पास क्या था, ग्लूकोज था, उसको अपन को ऊर्जा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ऊर्जा में डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, ग्लाइकोलाइसिस करानी पड़ेगी। ग्लाइकोलाइसिस चलती कहां पर है, वापस बोल रहा हूं, साइटोप्लाज्म के अंदर चलती है। ठीक है, अपन को ग्लाइकोलाइसिस से मिला क्या था, NADH2 मिला था, ATP अपन का। ठीक है, ATP तो एनर्जी होती है, ठीक है, कोई बात नहीं। पायरुविक एसिड मिल गया। अब पायरुविक एसिड को क्या करेंगे अपन, कन्वर्ट करना पड़ेगा ATP के अंदर। तो पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन है तो क्या करेगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। ऑक्सीजन नहीं है तो क्या करेगा, वो फर्मेंटेशन करेगा, किण्वन करेगा। फर्मेंटेशन जो है वो 2 प्रकार की है, एक मसल्स के अंदर होगी। ठीक है, वो क्या बनाएगी, लैक्टिक एसिड बनाएगी। एक जो यीस्ट के अंदर होगी वो क्या बनाएगी, दारू बनाएगी। ठीक है, इथेनॉल बनाएगी प्लस CO2 बनाएगी। अब आगे चले अपन, जैसे आगे चले तो अब क्या है, ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन है तो पायरुविक एसिड कहां जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डायरेक्ट नहीं जा सकता, उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, एक लिंक बनाना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के अंदर बीच में। तो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के बीच में जब लिंक बनाएंगे अपन तो उसको क्या बोलेंगे, लिंक रिएक्शन बोल दिया। लिंक रिएक्शन में क्या करेंगे, पायरुविक एसिड जो अपने पास बना था ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, उसको अपन किसमें कन्वर्ट करेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब एसिटाइल कोएंजाइम A है, उसको लेके जाएंगे अपन कहां पर, क्रेब्स साइकिल के अंदर लेके जाएंगे। क्रेब्स साइकिल कहां चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसके अंदर चलती है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल के अंदर अपन को क्या मिला, NADH2, FADH2 मिला। अब अपन को NADH2, FADH2 कन्वर्ट किसमें करना है, ATP में कन्वर्ट करना है। उसके लिए ये तरीका है, इसके लिए क्या तरीका है, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है, चेन है, इलेक्ट्रॉन परिवहन जो तंत्र है, उसकी अपन बात करेंगे। तो उसको देखो, देख के डरना नहीं है, इसको देख के डरना नहीं है ना, तो उसको ध्यान से देखना है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं ताकि थोड़ा और मजा आ जाए आपको ना। चलो ठीक है, अब ये है क्या, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखो, ये ऊपर क्या है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है, बाहरी झिल्ली है, ऊपर वाली क्या है, बाहर की झिल्ली है। ठीक है, और ये जो काम जो चलता है ना जितना भी, ठीक है, अब ये जो चेन चलेगी, इलेक्ट्रॉन जो परिवहन तंत्र होता है वो कहां पर होता है, वो कहां होता है, जो आंतरिक झिल्ली है ना उसके अंदर होगा।
जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो झिल्ली है, ये क्या आपका माइटोकॉन्ड्रिया मान लो, ये क्या माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर दो झिल्ली है, ये बाहर वाली ये अंदर वाली। अंदर वाली के अंदर क्या चलेगा, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र चलेगा, ये बात समझ लो आप। जो अंदर वाली जो झिल्ली होगी उसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र चलता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, बाहर वाली झिल्ली होगी, ठीक है। और ये जो है ना पूरी, ये क्या है, अंदर वाली झिल्ली, मैंने बड़ी करके दिखा रखी है, क्या है, अंदर वाली झिल्ली। अब ये अंदर वाली है, ये बाहर वाली है, इन दोनों के बीच में क्या होगी, जगह है, इसको क्या बोलेंगे, अंतर झिल्ली अवकाश बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, अंतर झिल्ली अवकाश बोलेंगे, ठीक है। ये बाहर वाली, ये अंदर वाली, ठीक है, दोनों के बीच में जगह है, इसको बोलेंगे अंतर झिल्ली अवकाश। बात खत्म। अब आगे चलते हैं। अब अपने पास क्या बना था जी, NADH2, FADH2, इनको कन्वर्ट करेंगे किसमें, ATP में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो, अपने पास देखो यहां पर क्या है, 1 2 3 और ये 4 है ना, 4, इसको मैं 4 कर ही देता हूं ना अभी, ये 4 है दोस्त, 3 कर दिया गलती से ना, 1 2 3 4, 4 कॉम्प्लेक्स अपने पास क्या है, 4 कॉम्प्लेक्स हैं अपने पास, क्या है, इस झिल्ली के अंदर, इस पूरी झिल्ली के अंदर क्या है, 4 कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं, 4 कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं, इतना समझ लो, लगे हुए हैं, दिख रहे हैं, एक ये लगा हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। अब अपने पास क्या बना था, NADH2 बना था ना, अपने पास NADH2 बना था ना। देखो ये NADH2 आया, ये NADH2 आया, जैसे ही ये पहले वाले कॉम्प्लेक्स के कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही ये पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसके संपर्क में आएगा ना, तब क्या होगा, ये NAD+ और H+ के अंदर टूटा, और जैसे ही टूटा तो यहां से क्या हुआ, एनर्जी निकली, और एनर्जी किस चीज की निकलती है, क्या निकलती है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं जी, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, यहां पर इस Q के पास में आएंगे। क्या आएंगे, इस Q के पास में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन निकले। तो क्या बोल रहा हूं, ये NADH2 पहले कॉम्प्लेक्स के संपर्क में जैसे ही आएंगे, जैसे ही संपर्क में आए तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन उछले और बाहर निकल गए। इतना समझ में आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और साथ में क्या निकलेगा, 2 H+ निकलेंगे, ठीक है। NADH2 जब कांटेक्ट में आता है पहले कॉम्प्लेक्स के संपर्क में जैसे ही आएगा तो 2 H+ निकलेंगे, 2 H+ निकलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक बात है। चलो अब आगे चले अपन, ये आपको क्या आया, ये यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो तीसरे कॉम्प्लेक्स के पास में गए, कहां गए, तीसरे कॉम्प्लेक्स के पास में चले गए। तीसरे कॉम्प्लेक्स के पास में जैसे ही गए तो यहां पर ये जो है ना, इस कॉम्प्लेक्स में जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन आए तो ये जो है कॉम्प्लेक्स ये भी उछला, ये जैसे ही उछला यहां पर तो क्या हुआ, 2 H+ इससे भी निकल गए, 2 H+ ये इसने भी निकाल दिए बाहर, ठीक है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं ये आगे गए, ठीक है। ये साइटोक्रोम C है, इसके बाद में ये थर्ड, ये जो चौथा कॉम्प्लेक्स है इसके पास में गए, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में गए तो यहां से भी क्या है, 2 H+ निकल गए, 2 H+ निकल गए। तो क्या हुआ, ये एक NADH2 से कितने 2 H+ निकले हैं, एक यहां से निकला, एक यहां से, टोटल कितने हो गए भैया, कितने H+ हो गए, 2 2 4 2 6 H+ निकले। एक NADH2 अपन ने, एक NADH2 कांटेक्ट में आया, एक NADH2 संपर्क में आया तो कितने निकले, 6 निकले, 6 H+ निकले। कितने निकले जी, 6 H+ निकले। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये H+ कहां निकलते हैं, ये अंतर झिल्ली अवकाश के अंदर निकल रहे हैं। ये बात क्लियर है। चलो अब अपने पास एक और क्या बना था, NADH2 की बात हो गई। अब ATP कैसे बनाऊंगा मैं बताऊंगा आपको ना। अब FADH2 को भी देख लेते हैं। H+ अपन को मिल गए ना, एक NADH2 से कितने मिले, 6 H+ मिले हैं। ये बात आपको याद रखना। अब बात कर लेते हैं FADH2 भी मिला था अपन को। अब FADH2 की बात कर लेते हैं। FADH2 ना वो कहां पर संपर्क में आता है, पहले वाले कॉम्प्लेक्स के संपर्क में नहीं आता। FADH2 कहां आएगा, दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है ना, दूसरा जो कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है इसके संपर्क में आएगा। जैसे ही इसके संपर्क में आया दूसरे के तो यहां पर भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन उछलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन उछले, इसके पास में गए, ठीक है। ये फिर गए दूसरे, ये तीसरे के पास में जैसे ही जाएंगे तो 2 यहां से H+ निकलेंगे और फिर ये चौथे के पास में जाएंगे, 2 H+ यहां से निकलेंगे। तो FADH2 के अंदर आपको देखने क्या मिला, देखने के लिए क्या मिला कि यहां पर 2 H+ यहां से निकले, 2 H+ यहां से निकले, तो 4 H+ निकलते हैं। NADH2 के अंदर कितने मिले, 1 2 3 6 H+ निकले, ठीक है। और FADH2 के अंदर 4 निकले। NADH2 6 H+, FADH2 4 H+, ठीक है। अब अपने पास H+ मिल गए। अपन को तो ATP चाहिए, H+ का क्या करूंगा मैं, अपन को तो क्या चाहिए, एनर्जी, ATP चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है जी। अब H+ से क्या बनाएंगे अपन, एनर्जी बनाएंगे, ATP बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। एक NADH2 से क्या मिला जी, 6 H+ मिले हैं, और एक FADH2 से क्या मिले हैं, 4 H+ मिले हैं। ये बात आपको कंफर्म हो जानी चाहिए, हो गई जी। चलो अब बनाते हैं क्या, ATP बनाएंगे, ठीक है। ATP बना लेते हैं।
अपन ने अगर फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा है, मेरा लेक्चर देखा है, तो उसके अंदर भी अपन ने क्या किया था, कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस की थी, ठीक है, और उसके अंदर मैंने आपको एटीपी बनाकर दिखाई थी H+ से। कोई नहीं, अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ, ये जो H+ है ना, ये इकट्ठे हो गए, ये इकट्ठे हो गए कहां पर, ये अंतर जो झिल्ली अवकाश है ना, अंतर झिल्ली अवकाश है, मतलब सीधी सी बात है, ये बाहर की जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, बाहरी जो झिल्ली है और ये जो अंदर वाली झिल्ली है, दोनों के बीच में जगह है, उसको अंतर झिल्ली अवकाश बोल दिया। इसके अंदर ये बहुत सारे H+ इकट्ठे हो गए, तो ये देखो ये सीन बना, ये यहाँ पर बहुत सारे H+ इकट्ठे हो गए, ठीक है। यहां पर मैंने क्या लगा दिया, एटीपी सिंथेज, एक एंजाइम लगा दिया, क्या लगा दिया, एटीपी सिंथेज लगा दिया, ठीक है। अब यहां पर देखो दो H+ जब आएंगे ना, दो H+ इस साइड में जब आएंगे तो एक एटीपी बनेगा, ठीक है। दो H+ जब यहां से यहां आएंगे तो एक एटीपी बनेगा, ठीक है। दो H+ अंदर से बाहर जब आएंगे तो एक एटीपी बनता है, इतना बात दिमाग में बैठ गई। दो H+ जब यहां आएंगे तो एक एटीपी बनेगी जी, ठीक है। तो एक NADH2, अब सिंपल सी गणित क्या है कि भैया दो H+ से एक एटीपी बनती है, तो एक NADH2 ने कितना H+ बनाए थे, 6 H+ बनाए थे, मतलब एक NADH2 ने 6 H+, मतलब एटीपी कितनी बन गई जी, 6 की 3 एटीपी बन गई। दो H+ से एक एटीपी, तो 6 से सिंपल सी मैथ ना, आधे कर दो यार, 3 एटीपी बनेंगी, ठीक है। 3 एटीपी बनती है, मतलब एक NADH2 से कितनी एटीपी बनेगी, 3 एटीपी। अब बात कर लेते हैं FADH2 की। एक FADH2 कितना H+ निकाला था, 4 H+ निकाले थे जी, 4 H+ का मतलब क्या है, एक दो H+ से कितना मिलेगा, एक एटीपी, तो 4 H+ से 2 एटीपी, ठीक है, 2 एटीपी बन गई। गणित समझ में आ रही है, देखो 2 H+ से एक एटीपी बनती है, 2 H+ से एक एटीपी बनती है। थोड़ी देर मैंने पहले बात करी कि भैया एक NADH2 जो होता है ना, वो कितने H+ निकालता है, 6 H+ निकालता है, निकाल दिए जी। 6 H+ का कितना हो गया, 3 एटीपी होगी, क्योंकि 2 एक एटीपी निकालता है, तो 6 का 3 एटीपी हो गया। एक FADH2 जो है वो 4 H+ निकालता है, 4 H+ का कितना हो गया जी, कितना हो गया, 2 एटीपी हो गई, ठीक है। चलो इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो अपन को क्या बनानी थी, एनर्जी ही तो बनानी थी। तो जितना NADH2 अपने पास बना, FADH2 बना, सबको अपन ने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। शुरू में अपने पास क्या बना था, पायरुविक एसिड बना था ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, और NADH2 बना था और एटीपी बनी थी। एटीपी तो अपने पास एनर्जी है ही। अब NADH2 को यहाँ पर यहाँ कन्वर्ट कर दिया, पायरुविक जो एसिड है उसको अपन लिंक रिएक्शन के अंदर लेके गए, क्रेब्स साइकिल के अंदर लेके गए, उसको NADH2 FADH2 के अंदर कन्वर्ट किया, और फिर यहाँ पर आके अपन ने उसको एटीपी में कन्वर्ट कर लिया। चलो अब बात करेंगे आगे किसकी, एम्फीबोलिक पाथवे की बात कर लेते हैं। एम्फीबोलिक पाथवे क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। एम्फीबोलिक पथ भी उसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो पहले क्या मानते थे, पहले के टाइम पर क्या मानते थे कि रेस्पिरेटरी जो पाथवे, जो श्वसन का जो पथ है, वो कैसा है, केटाबोलिक पाथवे, कैसा है, केटाबोलिक पाथवे है। लेकिन अब क्या माना जा रहा है, अब क्या मानते हैं कि जो श्वसन का जो पथ है, जो रेस्पिरेटरी जो पाथवे है, वो क्या है, एम्फीबोलिक है। क्या है, एम्फीबोलिक। एम्फीबोलिक का मतलब क्या है कि भैया ये एनाबोलिक भी है और ये केटाबोलिक ही भी है। एनाबोलिक का मतलब क्या है कि बनाना, एनाबोलिक का मतलब क्या है, किसी चीज को बनाना, और केटाबोलिक का मतलब है किसी चीज को तोड़ना, ठीक है। चलो जी, तो मतलब ये दोनों चीजें होंगी, जो अपना श्वसन, अपना प्लांट का जो श्वसन पथ है, उसके अंदर दोनों चीजें होंगी, एनाबोलिक भी होगी और केटाबोलिक भी होगी। तोड़ने का काम भी होगा, बनाने का काम भी होगा। चलो अब ये जो टेबल है ना, इसको ध्यान से सुन लो, इसको ध्यान से समझ लो। चलो इसको मैं कर लूं थोड़ा छोटा। चलो जी, ये देखो अपने पास क्या था, कार्बोहाइड्रेट था। कार्बोहाइड्रेट क्या, ग्लूकोज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट था, ठीक है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज को कन्वर्ट किया अपन ने, क्या ग्लाइकोलाइसिस के अंदर लेके गए थे, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ये प्रोसेस चली थी अपनी, ये सारी चीजें आई थी, ये सारी स्टेप आई थी, और उसके बाद में किसमें कन्वर्ट कर दिया था, पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। पायरुविक एसिड को फिर अपन कहां लेके गए थे, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया था, किससे, लिंक रिएक्शन से बनाया था। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है उसको फिर अपन कहां लेके गए, क्रेब्स साइकिल के अंदर लेके गए, ठीक है। ये तो पूरी प्रोसेस अपनी, ठीक है। ये तो अपन ने बात की कार्बोहाइड्रेट की, जो अपन पढ़ के आए हैं। तो भैया फैट जो होती है, ठीक है, अब मान लो कोई डाइटिंग पे हो गया, कोई मोटा हो गया, पहले तो खाना खाया उसने, वो ठूस के फिर मन आया कि भैया पतला होना है, तो पतला होने के लिए उसने खाना छोड़ दिया, डाइटिंग कर ली, तो अब कार्बोहाइड्रेट तो वो ले नहीं रहा, तो शरीर को तो भैया उसको तो क्या है, एनर्जी बनानी पड़ेगी, शरीर को तो एनर्जी बनानी पड़ेगी। आपके तो मन में आ गई कि भाई डाइटिंग कर लूं मैं, ठीक है, उसके तो मन में आ गई, ठीक है, उसने तो कार्बोहाइड्रेट लेना बंद कर दिया, लेकिन शरीर को तो एनर्जी बनानी पड़ेगी, उसको तो जिंदा रखना है उसको। तो क्या करेगा, वो जो फैट होगी ना, जो फैट होगी उससे क्या करेगा, वो एनर्जी बनाने लग जाएगा। क्या करेगा, फैट को कन्वर्ट करेगा किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। अब फैटी एसिड जो ग्लिसरॉल जो है, इससे क्या, ये कहां जाएगा, इससे क्या बनेगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा, और इससे कहां जाएगा फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर, फिर पायरुविक एसिड, और फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा, और फिर क्रेब्स साइकिल चल जाएगी। फैटी एसिड बना, फैटी एसिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, और फिर क्या बना देगा, ये किसके अंदर चला जाएगा, क्रेब्स साइकिल के अंदर चला जाएगा। अब फैट खत्म हो गई, ठीक है, उसने डाइटिंग इतनी कर ली कि भाई फैट तो उसकी खत्म हो गई, लेकिन अभी वो मान नहीं रहा, अभी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहा,
तो क्या करेगा शरीर, क्या करेगा, फैट भी खत्म, कार्बोहाइड्रेट ले नहीं रहा, तो बचा क्या, प्रोटीन बची। अब प्रोटीन को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तो प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करेगा, अमाइनो एसिड के अंदर। अमाइनो एसिड से क्या बना, पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड से क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, फिर क्रेब्स साइकिल के अंदर चला जाएगा। तो ये सिस्टम सारा होता है। अब इसको एम्फिबोलिक पाथवे क्यों बोल रहा है, यहां तो सारा सिस्टम तोड़ने का हो रहा है, तोड़ने का ही हो रहा है। तो भैया बन क्या रहा है, बन क्या सकता है, देखो ये पायरुविक जो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ना, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ना, वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। कब हो सकता है, जब जरूरत पड़ेगी फैटी एसिड की, जब फैटी एसिड की जरूरत है शरीर को, तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। यहां पर ये फैटी एसिड बनती है, इसलिए इसको एम्फिबोलिक पाथवे कहा जाता है। चलो आगे चलते हैं फिर। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट रेशियो या फिर सांस गुणांक की बात कर लेते हैं, सांस गुणांक की बात कर लेते हैं। क्या होता है ये, ओनली इन एरोबिक रेस्पिरेशन, सिर्फ एरोबिक जो श्वसन होता है उसके अंदर ये अपन निकाल सकते हैं, एनारोबिक के अंदर तो इनफाइनाइट है, ठीक है। एनारोबिक के अंदर कितना होता है, इनफाइनाइट, सिर्फ एरोबिक के अंदर अपन निकाल लेंगे, ठीक है। ये क्या है, देखो सांस गुणांक को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, आरक्यू, क्या लिखूंगा मैं, आरक्यू, क्योंकि इंग्लिश में क्या बोलता है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, तो आरक्यू लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। आरक्यू क्या होता है, आरक्यू बराबर क्या होता है, मुक्त हुई CO2 का आयतन अपॉन बट्टा, ठीक है, उपयोग में लाई गई O2 का आयतन। मतलब क्या हुआ कि भैया कितनी CO2 निकली है बट्टा कितनी ऑक्सीजन लगी है, यही अपन को करना है, ठीक है। जो अपन रिएक्शन करवा रहे हैं उससे CO2 कितनी निकली है उसको ऊपर लिख दो और बट्टा में नीचे लिख दो आप किसको, जो अपनी ऑक्सीजन अपनी लगी है उसको लिख देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, सांस गुणांक आ जाएगा। अब अलग अलग का निकाल लेते हैं, पहले कार्बोहाइड्रेट का निकाल लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू कितना आएगा, 6 CO2 निकली और 6 O2 लग गई, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना आएगा, 1 आएगा। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है वापस आ सकता है, तो याद रखना इसको ना, कार्बोहाइड्रेट के लिए सांस गुणांक कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। फैट की बात कर ले तो फैट का कितना आएगा, 1 से कम आता है। कितना आता है, 1 से कम आता है, कितना आएगा, 0.7 आता है जी। कितना आएगा, फैट के लिए सांस गुणांक कितना होता है, 0.7 होता है। फिर बात कर लेते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन के लिए सांस गुणांक कितना होता है, 0.9 होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रोटीन का 0.7 होगा, किसका, फैट का, और कार्बोहाइड्रेट का होगा 1, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर जो मोटी मोटी गणित पढ़ के आए उसकी समरी देख लो, क्या समरी है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस अपन ने पढ़ा, सबसे पहले जो स्टेप करी अपन ने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर अपन को मिली क्या थी, 2 ATP मिली थी और 2 NADH2 मिला था, ठीक है। 2 NADH2 का मतलब क्या होगा, एक NADH2 के अंदर कितनी ATP मिलती है, 3 ATP मिलती है, तो 2 के अंदर कितनी मिलेगी, 6 ATP मिलेगी, ठीक है। फिर अपन ने क्या की, ग्लाइकोलाइसिस के बाद में लिंक रिएक्शन करी। लिंक रिएक्शन के अंदर अपन को क्या मिला, 2 NADH2 मिलते हैं, एक NADH2 के अंदर कितनी ATP, 3 ATP, 2 के अंदर कितनी मिली, 6 ATP मिल गई जी। फिर अपन ने क्या की, क्रैब साइकिल करी थी, ठीक है। क्रैब साइकिल के अंदर क्या क्या मिला, 6 NADH2 मिले, 2 FADH2 मिले और 2 ATP अपन को मिली, ठीक है। तो NADH2 के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो एक NADH2 के अंदर कितनी ATP, 3 ATP, तो 6 के अंदर कितने मिलेंगे, 6 3 18, तो 18 ATP मिलेंगे। 2 FADH2, ठीक है, एक FADH2 के अंदर कितनी ATP, 2, तो 2 FADH2 कितने हो जाएंगे, 4 ATP हो जाएंगी, ठीक है। 2 ATP तो 2 ATP है ही, सबको जोड़ेंगे तो कितनी ATP आएंगे, 38 ATP टोटल बनती है, ठीक है। एक ग्लूकोज से कितनी बनेंगी, 38 ATP बनेंगी, ठीक है। तो ये चैप्टर की पूरी कहानी है, ठीक है। ऊर्जा बन गई, ATP बन गई, चैप्टर खत्म। चलो, तो जैसा भी आपको लगे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया करो, उससे यार बहुत मोटिवेशन मिलता है। कमेंट कर दिया करो, उससे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है, सच में मिलता है ना। आप जो कमेंट करते हो तो मेरा वीडियो बहुत रेगुलर आता है, लेकिन आप बीच में कमेंट नहीं करते तो मजा नहीं आता फिर। तो कमेंट कर दिया करो यार, लाइक कर दिया करो। बाकी ये नोट्स मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर ज्वाइन जरूर से करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।